जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज के 5वें भाग में आपका स्वागत है। आप सब कछुओं को कहना चाहूँगा, अपना मिशन है अब की बार 90 पार, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। आपको हर शनिवार को एक टेस्ट मिलता है जिसे आप अपनी सुविधा अनुसार कभी भी हल कर सकते हो। इस टेस्ट में आपको खुद को पार्टिसिपेट करना है और टेस्ट कंप्लीट होने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने स्कूल का नाम लिखकर अपने मार्क्स हैं वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये टेस्ट सीरीज़ भले ही MCQ दिखाई दे रही हो, लेकिन अगर रियल में आप इस पर गौर करोगे तो आपको पता चलेगा भी हम MCQ नहीं, हम तो पूरी चैप्टर को अच्छे से इसके अंदर समझ रहे हैं। आपको सिर्फ प्रश्न और उत्तर पर ध्यान नहीं देना है, प्रश्न की भाषा पर, दिए गए ऑप्शनों के ऊपर अच्छे से गौर करते हुए चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबको शुभकामनाएं। देखिएगा, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। गहन निर्वाह कृषि निम्न में से विश्व के किस क्षेत्र में की जाती है? एशिया के घने बसे देशों में, दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्रों में, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में या मध्य एशिया में? प्रश्न पर गौर करें। प्रश्न है आपका गहन निर्वाह कृषि से संबंधित। इसका मतलब अब आपके दिमाग में पहले गहन निर्वाह कृषि आ जानी चाहिए। कृषि के प्रकार पढ़े हैं ना आपने अच्छे से। गहन निर्वाह कृषि के 2 प्रकार भी हैं, चावल प्रधान और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। और मानचित्र के ऊपर भी आपको वो लोकेशन याद होनी चाहिए भी गहन निर्वाह कृषि कहाँ होती है। मानचित्र भी तो इम्पोर्टेंट है ना इस चैप्टर का। तो क्या होगा सही उत्तर? सोच लिया होगा। बिल्कुल सटीक पहला ऑप्शन ही इसका सही है। एशिया के घने बसे जो देश हैं वहाँ पर गहन निर्वाह कृषि है वो की जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरा। ट्रक कृषि का संबंध निम्न में से किस एक से है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ट्रक कृषि क्या होती है? प्रदेश जो अनाज उत्पन्न करते हैं, पशुपालन तथा फसल का उत्पादन से संबंधित है, सब्जियों का उत्पादन करने वाले क्षेत्र से संबंधित है या इनमें से कोई नहीं? सोचिएगा क्या होगा सही उत्तर। प्रश्न है ट्रक कृषि से संबंधित। बिल्कुल सटीक आंसर आपका आना चाहिए और वो है ऑप्शन 3, सब्जियों का उत्पादन करने वाला जो क्षेत्र है वहाँ से संबंधित है अपनी ट्रक कृषि। ट्रक कृषि आपको पता है इसलिए कहते हैं क्योंकि सब्जियां तोड़ने के बाद जल्दी से जल्दी ट्रक में भरकर बाजार में पहुंचाना होता है, भी कहीं खराब नहीं हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न प्रदेशों में से किस में वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? वाणिज्य अनाज कृषि याद आ गया होगा, कृषि का एक प्रकार। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि पढ़ी है आपने। मानचित्र के ऊपर भी इनका अभ्यास करना है आपको। अब प्रश्न पर गौर कीजिएगा, भी वो क्षेत्र ढूंढना है जहां वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती, वो ढूंढना है। तो दक्षिण अफ्रीका के वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, न्यूजीलैंड के कैंटरबरी या अमेजन बेसिन? तो याद आ गया होगा आपको वाणिज्य अनाज कृषि कहाँ होती है। इस प्रकार की कृषि यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपाज, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदानों में ये कृषि होती है। तो कहाँ नहीं होती? वो है अमेजन बेसिन में नहीं होती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, क्योंकि नहीं पूछा है। अब इस प्रश्न में आपको ये भी ध्यान रखना है भी दक्षिणी अफ्रीका में इस प्रकार की कृषि को वेल्स बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स बोलते हैं और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी बोलते हैं। कई बार बच्चे ये कहते हैं सर आप तो उत्तर साथ में ही बता रहे हो। बताना चाहूँगा क्योंकि हम अभ्यास कर रहे हैं अभी। जैसे जैसे आपका सेशन आगे बढ़ेगा आप हर प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे पेपर भी आपको मिलेंगे जहाँ केवल आपको ही करना होगा, मैं वहाँ पर आपकी हेल्प नहीं करूँगा। यहाँ अभ्यास हो रहा है इसलिए हम साथ में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं, गौर से पढ़िएगा पहले।
और ये भी ध्यान रखना है भी हमें इसमें से जो सही नहीं है यानी गलत को सही करना है, गलत को टिक करना है इसके अंदर। और लाइनें इस प्रकार से उठाइए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। मोटा मोटा आप देखेंगे तो आपको पता चल रहा है मिश्रित कृषि और जो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है उससे संबंधित कुछ चीज़ें दी गई हैं। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि मिश्रित कृषि विश्व के अल्प विकसित भागों में की जाती है। दूसरा है यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपाज क्षेत्र विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र हैं। चारे की फसलें मिश्रित कृषि के मुख्य घटक हैं। मिश्रित कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। अब इन चारों पॉइंट में आपको गलत पॉइंट ढूंढना है, तो बताइएगा कौन सा सही है। तो इन चारों में गलत है ऑप्शन 1, क्योंकि मिश्रित कृषि विश्व के अल्प विकसित भागों में नहीं की जाती बल्कि आपको पता है अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। अगर आप मिश्रित कृषि को पाठ्यपुस्तक से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा उसकी पहली लाइन ही यही है भी अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। तो ये इसका यहाँ पर गलत कथन है और वही हमें बताना था। बाकी वही, अब यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज के मैदान, अर्जेंटीना के पंपाज, इनको ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर मिश्रित कृषि के से जुड़े हुए 3 पॉइंट भी तो आपके क्लियर हो रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए एक चीज़ यहाँ और बताना चाहूँ, आप में से हो सकता है कल को कोई IAS की तैयारी करे, कलेक्टर बनने का सपने संजोए हुए हो, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं। NCERT की किताबों से इसी प्रकार से लाइनें उठती है और आप देख रहे हो ना, ये तभी हल हो पाते हैं जब हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है। तो अभी आपके गलत भी हो रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास मौका है सुधार करने का, रिवाइज करने का, चीज़ों को अच्छे से क्लियर करने का। दोबारा पाठ्यपुस्तक से ज़रूर अध्ययन कीजिएगा। हमेशा कहता हूँ पाठ्यपुस्तक का साथ आपको लास्ट टाइम तक नहीं छोड़ना है। 5वां प्रश्न डेयरी कृषि से जुड़ा हुआ है भाई। डेयरी कृषि के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। एक बार फिर डेयरी से जुड़ा हुआ गलत तथ्य इसमें से छांटना है, कौन सा है। तो यह कार्य नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है, इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। वाणिज्य डेयरी कृषि का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है, या उपयुक्त सभी। क्या सारे गलत हैं या इनमें से कोई और तो जो ऑप्शन है वो गलत है। कई बार बच्चे ये सोच लेते हैं उपरोक्त सभी लिखा है तो वो ही कर देते हैं। हाँ, हालांकि कई बार स्कूली एजुकेशन के अंदर सही बैठ जाता है, लेकिन अभी अभ्यास कीजिएगा। डेयरी कृषि के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो है ऑप्शन 2। ये सही नहीं है क्योंकि इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है भाई, जबकि यहाँ पर लिखा है नहीं होती, तो इसलिए ये गलत कथन है। तो ध्यान रखिएगा अच्छे से। डेयरी कृषि के 3 पॉइंट आपके अच्छे से तैयार हो रहे हैं। कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं ना, डेयरी कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए, तो इस प्रकार से आप लाइनें बनाकर अपनी विशेषताएं हैं वहां प्रदर्शित कर सकते हैं इससे जुड़े हुए तथ्यों के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छठा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न, पाठ्यपुस्तक का प्रश्न है, अपने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चनों की बुकलेट है आपके पास उसमें भी है। कौन सा रोपण फसल नहीं है, कॉफ़ी, गन्ना, गेहूं या रबड़। क्या होगा सही उत्तर, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है आपके, और वो है गेहूं। गेहूं रोपण फसल नहीं है, इसको खेतों में सीधे बीज है वो मशीन से बो दिए जाते हैं या छिड़काव कर दिया जाता है। जबकि कॉफ़ी, गन्ना, रबड़ हमारी भाषा में यहाँ पर बोलते हैं पंजीरी। पहले इनकी पंजीरी तैयार होती है, यानी एक क्यारी के अंदर सारे बीज रोप दिए जाते हैं और फिर वो थोड़ी सी बढ़वार ले लेते हैं, तो फिर यहाँ से एक एक पौधे को उखाड़कर खेत में निश्चित दूरी पर लगाया जाता है, रोपित किया जाता है, वही तो रोपण फसल होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7वां, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया। रूस, डेनमार्क, भारत या नीदरलैंड। आपको पता है इस टॉपिक के अंदर कृषि कई प्रकार हैं, वो आपके दिए हुए हैं। उन्हीं में से एक है अपनी सहकारी कृषि। सहकारी कृषि का सफल परीक्षण कहाँ किया गया, ये हमें इसमें बताना है।
क्या होगा सही उत्तर? और सही उत्तर है वो है डेनमार्क। डेनमार्क, ध्यान रखिएगा, डेनमार्क में ही इस प्रकार की कृषि है वो सफल हुई थी और डेनमार्क के अंदर मिली इस सफलता मिली क्योंकि वहां का प्रत्येक किसान है वो इसका मेंबर रहा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8वां, फूलों की कृषि क्या कहलाती है? फूलों की कृषि ट्रक फार्मिंग, कारखाना कृषि, मिश्रित कृषि या पुष्पोत्पादन, यानी फ्लोरिकल्चर की बात आ जाती है। तो फूलों की कृषि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और उसको हम कहते हैं हिंदी में पुष्पोत्पादन। फ्लोरिकल्चर कहलाता है इंग्लिश में पुष्पोत्पादन। तो चौथा हो गया, इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई सोचना पड़ा होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9वां, क्या निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया? कोल खोज, अंगूरोत्पादन, मिश्रित कृषि या रोपण कृषि? कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया? बताइएगा सही उत्तर क्या होगा? थोड़ा सा विचार करते हुए कौन सा उत्तर इसका सही होगा? कोल खोज, रोपण या क्या होगा? तो बिल्कुल सही, और सही उत्तर है वो है रोपण कृषि। अगर आप रोपण कृषि पढ़ेंगे तो उसकी पहली लाइन आपको यही मिलेगी कि यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों का उपनिवेशीकरण किया और कृषि के कुछ नए रूपों की शुरुआत की, उन्हीं में से एक रोपण कृषि। रोपण कृषि। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10वां क्वेश्चन, क्या निम्न प्रदेशों में से किस में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती? ऐसा ही क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, एक तरीके से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि कहां पर नहीं की जाती ये बताना है। अमेरिका और कनाडा का प्रेरी क्षेत्र, अर्जेंटीना का पंपास क्षेत्र, यूरोपीय स्टेपिज क्षेत्र या अमेजन बेसिन? तो सेम यही क्वेश्चन वहां आ चुका है। और क्या है इसका सही उत्तर क्या होगा प्रश्न का भी नहीं होती वो बताना है। तो कहाँ पर नहीं होती? अमेजन बेसिन में इस प्रकार की कृषि नहीं होती। तो 10वें का 4 नंबर सही हो गया आपका। ये क्वेश्चन सारे अभ्यास में लिए हुए हैं पहले ही। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आप देखेंगे आज इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा है भी, कौन सा कथन सही नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर, इस चैप्टर से बड़े क्वेश्चन भी तो आने हैं। तो मैं चाहता था भी आपकी थ्योरी है, कंसेप्ट है, वो भी क्लियर हो। आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती है ये भी तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। तो आर्थिक क्रियाएं मानव के वो क्रियाकलाप जिनसे उसे इनकम प्राप्त होती है वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम क्रियाएं हैं वो कहते हैं। तो कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है। द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत खनन कार्य शामिल है। तीसरा, भोजन संग्रह और आखेट प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। विश्व स्तर पर भोजन संग्रहण का अब अधिक महत्व नहीं है। कौन सा सही नहीं है भाई? तो प्राथमिक क्रियाएं हमें पता है प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है, ये तो सही कथन है। भोजन संग्रह और आखेट प्राचीनतम ज्ञात क्रियाएं, ये भी सही है। क्यों? और ये तो प्यारा क्वेश्चन है, 1 नंबर में कई बार बोर्ड में पूछा गया है। और विश्व स्तर पर आपको पता है भोजन संग्रहण का अब कोई ज़्यादा अधिक महत्व नहीं रह गया है, ये बात भी सही है। तो गलत कौन सा? इसका मतलब दूसरे पर गौर करना है। द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत खनन कार्य शामिल है। अरे खनन कहाँ से आ गया? ये गलत कथन है भाई दूसरा, क्योंकि द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत खनन कार्य शामिल नहीं है, जबकि खनन तो किस में आता है? प्राथमिक क्रियाओं में आता है। आखेट, भोजन संग्रह, पशु चारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि और खनन, ये जो 5-6 जो काम है मुख्यतः ये प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। और प्राथमिक क्रियाओं को फिर हम नए तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उद्योगों के माध्यम से, तो वो द्वितीय क्रियाएं आती है भाई। तो दूसरा गलत कथन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12वां, लीजिए फिर कथन का ही क्वेश्चन है कि पशु चारण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पशु चारण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका मतलब पशु चारण दिमाग में ले आओ भाई। चलवासी पशु चारण के अंतर्गत पशुचारक ऋतु प्रवास करते हैं। वाणिज्य पशुधन पालन के अंतर्गत केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं।
चलवासी पशुचारण वाणिज्य पशुधन पालन की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है। या चौथा है राजनीतिक सीमाओं के अधिरोपण से चलवासी पशुचारकों की संख्या अब घट रही है। तो इनमें से कौन सी लाइन गलत है ये बताना है। थोड़ा सा विचार कर लें, फिर हम चर्चा करते हैं। लास्ट में आपको भी तो अपना स्कूल का नाम लिखकर रिजल्ट शो करना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखकर। तो चलवासी पशुचारण के अंतर्गत पशुचालक है वो ऋतु प्रवास करते हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है। फिर एक है वाणिज्य पशुधन पालन के अंतर्गत एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, ये कथन भी सही है। राजनीतिक सीमाओं के अधिरोपण से चलवासकों की संख्या घट रही है, तो ये भी सही बात है। और यहाँ ये ध्यान रखिए, ये भी प्यारा क्वेश्चन बनता है कि चलवासी पशुचारकों की संख्या वर्तमान में घट रही है, इसके कोई दो कारण बताएं। तो एक तो हो गया राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण, और दूसरा हो गया कई देशों द्वारा नई बस्तियां बसाने की योजना हो गई है। तो जमीन तो नई कॉलोनियां बस गई वहां पर, तो कहाँ हम पशु चरा कर लेकर आएंगे। तो ये दो कारण वो भी हैं। तो इसका मतलब हमें तीसरे पर कहीं सोचने की जरूरत है कि चलवासी पशुचारण हैं वो वाणिज्य पशुधन पालन की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान है। नहीं भाई, ये गलत कथन है। आप गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा। चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन है वो अधिक व्यवस्थित पूंजी प्रधान है, यानी ये अधिक पूंजी प्रधान है। इस ऑप्शन में तो इसको बताया जा रहा है जो कि नहीं है। तो इसका मतलब गलत कथन कौन सा हुआ? तीसरा। तो समझ में आ रहा है ना कितनी प्यारी बात सिखाई जा रही है। जब वाणिज्य पशुधन पालन की आप पहली लाइन ही पढ़ोगे पाठ्य पुस्तक से, तो आपको अपने आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा भी चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में कौन सा अधिक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान है। तो आप गौर करेंगे, वाणिज्य पशुधन पालन है वो अधिक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान है, न कि चलवासी पशुचारण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13वां क्वेश्चन। नीदरलैंड किस पुष्प की खेती में विश्व में विशिष्ट स्थान रखता है? नीदरलैंड किस पुष्प की खेती में विश्व में विशिष्ट स्थान रखता है? ट्यूलिप, कमल, गुलाब या गेंदा? क्या होगा इसका सही उत्तर? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। आज के इस टॉपिक में आप गौर करेंगे, बहुत प्यारे क्वेश्चन है इसके अंदर। तो 13वें का सही उत्तर क्या हो गया फिर? और वो है ट्यूलिप। ट्यूलिप। तो नीदरलैंड किस पुष्प की खेती के लिए विश्व में विशेष स्थान रखता है? वो है ट्यूलिप। अगला क्वेश्चन देखिए कि ब्राजील में किसके बागानों को फेजेंडा कहा जाता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कई बार सीधा ऐसे पूछ लेते हैं बोर्ड में, फेजेंडा क्या है? तो ब्राजील में, अब हमें वो जब अगर हमसे ये पूछ ले ना फेजेंडा क्या है, तो हमें वो सेट करना है। ब्राजील में जो इसका उत्तर है उसके बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। अभी कॉफी, चाय, रबर या कपास? क्या होगा सही उत्तर? तो ब्राजील में कॉफी के जो बागान हैं, ब्राजील में कॉफी के जो बागान हैं उनको क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्थानांतरण कृषि को लदांग के नाम से किस देश में जाना जाता है? स्थानांतरणशील कृषि को लादांग के नाम से किस देश में जाना जाता है भी? लादांग। भारत, मलेशिया, मेक्सिको या चीन? क्या होगा इसका सही उत्तर? विचार कीजिए। तो स्थानांतरण जो खेती होती है लादांग के नाम से वो जाना जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन 2, मलेशिया और इंडोनेशिया में भी। ध्यान रखिएगा, मलेशिया और इंडोनेशिया, इन दोनों के अंदर इसे लादांग के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों जैसे कि अंगूर की कृषि की जाती है? बहुत प्यारा क्वेश्चन। किस प्रकार की खेती में अंगूर की कृषि की जाती है? बाजारीय सब्जी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, रोपण कृषि या सहकारी कृषि? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो खट्टे रसदार फल जैसे अंगूर की खेती है वो किसमें की जाती है? भूमध्य सागरीय कृषि। तो उसके भूमध्य सागर के आसपास के जो इलाका है वहाँ पर इस प्रकार की कृषि होती है। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17वां। निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? कर्तन और दहन
काटना और जलाना कृषि का प्रकार है विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि या मिश्रित कृषि। क्या होगा इसका सही उत्तर? ये तो बिल्कुल सिंपल सा ही है, कर्तन और दहन के नाम से। स्थानांतरणशील कृषि भी यही है और सही उत्तर हो गया ऑप्शन 2, बिल्कुल सही। आदिकालीन निर्वाह कृषि को ही कर्तन और दहन कृषि का प्रकार है वो माना गया है, यानी यही उसी का दूसरा नाम हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18वां, क्या निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? अकेली कृषि नहीं है, एकल सिंगल भी, जहाँ सिर्फ एक ही काम हो रहा हो, एकल कृषि नहीं है, ये बताना है। डेयरी, मिश्रित, रोपण या वाणिज्य अनाज कृषि। क्या होगा सही उत्तर? तो डेयरी, रोपण और वाणिज्य अनाज कृषि में एक पर ही फोकस रहता है, किसमें नहीं रहता? मिश्रित कृषि में। बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है मिश्रित कृषि। हम इसके बारे में अच्छे से क्लियर कर चुके हैं पहले ही भी। ये कृषि है वो विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है और इसमें खेतों का जो आकार है वो मध्यम होता है और इसमें फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को ही बराबर इम्पोर्टेंस है वो दिया जाता है। तो मिश्रित कृषि है वो एकल कृषि का उदाहरण नहीं है यहाँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19वां, कि स्थानांतरित कृषि के क्षेत्र और नाम का सही सुमेलित विकल्प है। मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इस स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कहते हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया में लादांग, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में झूमिंग या उपरोक्त सभी, यानी सभी सही है, बताइएगा। तो स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत इसका सही उत्तर क्या हो गया? उपयुक्त सभी, ऑप्शन 4, क्योंकि मध्य अमेरिका मैक्सिका में इसे मिल्पा, मलेशिया और इंडोनेशिया में लादांग और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। तो सारे ही जो विकल्प हैं वो सही है, तो चौथा उत्तर सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20वां क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन सी फसल भूमध्य सागरीय कृषि का प्रमुख उदाहरण है? भूमध्य सागरीय कृषि, इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन ऊपर हम कर चुके हैं, गेहूं, चावल, अंगूर या मक्का। तो भूमध्य सागरीय कृषि जहां पर खट्टे 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 याद आ रहा है ना, ये एक विशेष प्रकार की कृषि है भी भूमध्य सागरीय कृषि, और इसका जो विस्तार है वो भूमध्य सागर के समीपवर्ती जो क्षेत्र है, दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीसिया से अटलांटिक तट तक फैला है। ये दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिणी अफ्रीका का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण और दक्षिणी पश्चिमी भाग में है, और खट्टे फलों की आपूर्ति करने में ये क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन 3, अंगूर। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है, और यहाँ के क्षेत्र में कई देशों में जो अच्छी किस्म के अंगूर हैं उनसे उच्च क्वालिटी की जो मदिरा का उत्पादन है वो किया जाता है, और जो निम्न श्रेणी की होती है उनको सुखाकर मुनका और किशमिश बना ली जाती है। अंजीर और जैतून का उत्पादन भी इसी क्षेत्र में होता है, ध्यान रखिएगा। और सर्दियों के अंदर जब यूरोप और अमेरिका में फलों और सब्जियों की मांग होती है तब उस क्षेत्र में इसी क्षेत्र से आपूर्ति की जाती है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से ही। जब यूरोप और अमेरिका में सर्दी हो तो जो चीज़ें भेजी जाती है वो यहीं भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ से भेजी जाती है। तो इसका सही उत्तर 3 हो गया। तो ये थे आज के अपने 5वें चैप्टर के 20 क्वेश्चन। आज की आपकी परफॉर्मेंस क्या रही? अपना स्कूल का नाम या डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखकर अपना मार्क्स हैं वो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आप किसी भी जानकारी, नोट्स, पीडीएफ, उनके लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जो अपना यूट्यूब चैनल का ही नाम है सिद्धिविनायक संग्रिया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको जो पीडीएफ वगैरह है वो मिल जाती है। बाकी पूरे नोट्स हैं वो अपने चैनल के ऊपर उपलब्ध हैं। 1-2 चैप्टर रहे हैं वो साथ साथ अभी मैं करवा दूँगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अब स्कूल ओपन है, अच्छे से स्कूल में भी अध्ययन कीजिए और यहाँ आप अभ्यास भी कर सकते हैं। अगर जो बच्चे एडवांस में पढ़ना चाहें तो वो यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं। और बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देखेंगे बहुत कई बच्चों को आज भी प्लेलिस्ट के बारे में जानकारी नहीं है। तो ऊपर एक प्लेलिस्ट होता है, जब आप नीचे अपना जो ये वीडियो चल रहा है नीचे नाम लिखा हुआ है सिद्धिविनायक संग्रिया, आप उसको क्लिक करें, वो नीचे चला जाएगा और ऊपर चैनल ओपन हो जाएगा। तो आप देखेंगे वहाँ ऊपर एक प्लेलिस्ट का है, आप उसको क्लिक कीजिए और वहाँ पर आपको सारी जो प्लेलिस्ट है
सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज बनी हुई है, तो आप वहां पर जाकर हैं वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक है वो दिया गया है। उम्मीद करता हूं आप सब बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि अपना सपना है अब की बार 90 पार, जिसे हम अचीव कर रहेंगे। चलिएगा अगले शनिवार को छठे चैप्टर के टेस्ट के साथ फिर हाजिर रहेंगे। तो आपको अगले वीक में छठे चैप्टर को अच्छे से उसका पोस्टमार्टम करना है और अपनी तैयारी को, अपने कॉन्फिडेंस को और इंक्रीज है वो करना है। चलिएगा फिर मिलेंगे इस टेस्ट सीरीज के लिए अगले शनिवार को। बाकी वीडियो है रूटीन में जिस प्रकार से चल रहे हैं बीच बीच में आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।